हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जितना भी अपनी राजस्व उपनिरीक्षक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उनको अगर मैं एक समग्रता से देखूं तो उसमें हमने उत्तराखंड के भूगोल के जो अलग अलग आयाम हैं उनको देखा है, और उसी के तहत हमने जो कुछ छोटा सा पर्यावरण का जो पोर्शन था जो कि उसी भूगोल से जुड़ा हुआ है, उसी वन संपदा वन्य जीवों की जो संपदा है उससे जुड़ा हुआ है, उसको भी हमने देख लिया है। अब हम आज अपने इस टॉपिक में एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे, और इसके अलावा भी अगर जो कुछ उत्तराखंड के भूगोल या पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बची होंगी जो कि एक दो वीडियो में कवर हो सकती होंगी तो उनको भी कुछ समय बाद में कवर कर दूंगा। तो आज क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें लंबे तरीके से पढ़ने में थोड़ी बोरियत होती है, तो आज हम एक नया टॉपिक जो है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं समान अध्ययन के अंतर्गत पूछे जाते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम है उत्तराखंड का इतिहास। तो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो अलग अलग परीक्षाएं ग्रुप सी की आयोजित कराई जाने वाली हैं, चाहे वो वीडियो वीपीडीओ का हो या खुद ये अपनी जो पटवारी और राजस्व उपनिरीक्षक जिसको हम कहते हैं उसकी परीक्षा हो, उसमें ये सेगमेंट बहुत व्यापक तरीके से पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिक पटवारी की परीक्षा की बात करूं तो उसमें मुख्य रूप से जो सिलेबस दिया गया है उसमें इतिहास के अंतर्गत बहुत सीमित सिलेबस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमें उस सिलेबस से थोड़ा पीछे और उस सिलेबस के थोड़ा आगे की कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सिलेबस देखें तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी हुई वो ये है कि स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख राजवंश। उसमें कुछ लाइनें लिखी हैं जैसे कि कर्त्यूरी राजवंश हो गया, पवार राजवंश, चंद्र राजवंश, गोरखा शासन, अंग्रेज़ों का शासन, ये सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। तो हम उन चीज़ों को एक बहुत ही अच्छे सिस्टम से देखेंगे ताकि केवल यही परीक्षा नहीं, जो कुछ अन्य परीक्षाएं भी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कुछ अपकमिंग मंथ्स में कंडक्ट कराई जाएंगी, उनको भी हम ठीक से, उसमें जो इतिहास का पोर्शन पूछा जाएगा उसको ठीक से हम कवर कर सकें। तो सबसे पहले जो ये पोर्शन है जिसको हम कहते हैं उत्तराखंड का इतिहास, इसमें हमें जो सबसे पहली चीज़ देखनी है कि हम जिसको इतिहास का हिस्सा कहते हैं वो क्या होता है। तो आज से जैसे लाखों वर्ष पूर्व जो हमारा प्रारंभिक मानव रहा है, वहाँ से मानव विकास की यात्रा आज तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो इसमें कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। प्रारंभिक मानव जो था उस समय एक अलग युग था, फिर उसके बाद हम एक दूसरा युग देखते हैं, फिर आज हमें जो जिसको हम आधुनिक समय कहते हैं वो एक अलग कहानियाँ और उसमें घटनाएं होती हैं। तो इतिहास विषय के अंतर्गत हम मानव अतीत के घटनाओं की निरंतरता तथा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास जो विषय है उसके अंतर्गत हम मानव अतीजों की जो पास्ट में जितनी भी सारी
घटनाएं हुई हैं उसमें से कुछ घटनाएं निरंतर घटित होती रही होंगी, कुछ में परिवर्तन देखने को मिला होगा। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो अगर मैं यहाँ पर पंवार वंश की बात करूँ और फिर उसके बाद गोरखा शासन आया, तो इन दो शासनों के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे जो निरंतरता को दिखाते होंगे। जैसे कि अगर हम इस क्षेत्र में देखें तो इस क्षेत्र की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन उस समय नहीं देखा गया होगा। दूसरा, अगर मैं परिवर्तन की बात करूं तो ये जो शासन था इसकी तुलना में ये शासन ज़्यादा क्रूर रहा, तो ये एक परिवर्तन है। तो इतिहास विषय के अंतर्गत हम जो समाज रहता है, जो हमारा समाज है, जो उत्तराखंड की भूमि रही है, वहाँ जो हमें समाज रहा है, उस समाज के विभिन्न आयाम हमें देखने होंगे। चाहे वो वहाँ की राजनीति रही हो, वहाँ की अर्थव्यवस्था रही हो, वहाँ का सामाजिक और आर्थिक ढांचा रहा हो, ये जो वहाँ की संस्कृति रही हो, तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये हमें अलग अलग कालखंड में देखनी होती हैं और किस तरीके से एक काल से दूसरे काल के बीच में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं या उसमें निरंतरता दिखाई देती है, उसी का अध्ययन हम इतिहास विषय के अंतर्गत करते हैं। तो अब तक हमने अपने टॉपिक का जो पहला शब्द था इतिहास, उसको जहाँ तक समझा है वो ये समझा है कि मानव अतीत कोई भी हमारा समाज हो सकता है। अब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड के लोगों, उत्तराखंड के जो समाज है उसमें शुरुआत से मानव सभ्यता के विकास से जो प्रारंभिक मानव यहाँ देखा गया था, वहाँ से लेकर अभी तक जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होते रहे हैं या कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें निरंतरता भी दिखाई देती रही है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आज जो हिंदू सभ्यताओं में जो सनातनी परंपरा में यज्ञ की प्रक्रिया है, जो उत्तराखंड को वैसे ही देवभूमि कहा जाता है, यज्ञों की भूमि है, तो जो यज्ञ परंपरा है वो उन्हीं वैदिक ग्रंथों और वैदिक मंत्रों के साथ होती है। तो समय बदला लेकिन कुछ चीज़ों की निरंतरता आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी प्रथाएं थीं जो पहले थीं आज समाप्त हो गई हैं, तो ये परिवर्तन को दिखाती हैं। तो हमने यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी कि मानव अतीत की घटनाओं की निरंतरता या कहीं अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो उसका अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसको इतिहास कहते हैं। तो ये पहली चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। अब इसी में एक दूसरा हमारे पास जो एक, क्योंकि अभी जो हमारा ये पहला लेक्चर है इसमें मैं सीधे टॉपिक पर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो जो उन टॉपिक्स तक पहुँचने से पहले एक बेसिक फाउंडेशन की ज़रूरत है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। अगर हम इतिहास की बात करें तो सब कुछ इतिहास नहीं है, इतिहास से पहले का भी कुछ ऐसा घटनाक्रम है जो भले हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत उसको नहीं हमें पढ़ना है, लेकिन कम से कम उसका नाम हमें पता होना चाहिए। तो उसको हम देखेंगे क्योंकि अन्य परीक्षाओं में जो अपर सबऑर्डिनेट की परीक्षा होती हैं उसमें भले वो सिलेबस में है, लेकिन इस परीक्षा के अंतर्गत उसको नहीं शामिल किया गया है। तो वो जो हिस्से हैं उनको हमें यहाँ देखना है। तो जब हम उत्तराखंड के अतीत की बात करते हैं, जो उसके जो पास्ट है उसको हमें समझना है, तो उसको हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटते हैं। और ये केवल उत्तराखंड के इतिहास को ही नहीं, ये भारत के इतिहास के अंतर्गत भी ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये जो 3 हिस्से हैं, इसमें पहला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है
प्राक ऐतिहासिक काल। तो ये जो नाम है वो है प्राक ऐतिहासिक काल। ये लाखों वर्षों का समय रहा है जिसमें प्रारंभिक मानव ने कुछ ऐसे गतिविधियां की, जैसे कि पाषाण उपकरण उन्होंने बनाए, औजार बनाए, उनके मृदभांड या इसके साथ साथ उनके जो शवाधान की जो तकनीकें थीं वो सब इसमें शामिल रही हैं। तो इस समय को, ये बहुत पुराना समय है आज से, तो ये लाखों वर्ष पहले का समय है, आरंभिक मानव का समय है। तो इस समय की जो जानकारी हमें मिलती है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से या उन प्रारंभिक मानवों द्वारा छोड़ी गए जो वस्तुएं हैं जिनको पुरावशेष कहते हैं उनसे मिलती हैं। तो इस समय की जानकारी हमें, जो इनको जानने का हमारे पास स्रोत है वो केवल पुरावशेष हैं, इनके द्वारा छोड़े गए कुछ अवशेष हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमारे पास, जैसे कि इनके द्वारा जो बर्तन यूज किए गए थे वो हो सकते हैं, इनके द्वारा जो औजार बनाए गए थे, पाषाण औजार पत्थर के बने हुए, वो हो सकते हैं। इसके अलावा इनके जो कंकाल हैं जो आज देखने को मिलते हैं हमारे उत्तराखंड की शिवालिक रेंजेस में भी, प्रारंभिक तौर पर रामापिथेकस एक जो ह्यूमनॉइड था उसके अवशेष देखने को मिले हैं। वो सब अभी हमें नहीं पढ़ने हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों से इस समय के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इसका जो समय है वो 10 लाख ईसा पूर्व के आसपास का समय माना जा सकता है। तो इसके लिए, इसके अध्ययन करने के लिए एक लाइन जो हमें समझनी है वो ये है कि हमें लिखित साक्ष्य नहीं यहाँ पर देखने को मिलते। तो ये जो समय कहलाता है ये प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। ये इतिहास के अंतर्गत आने वाले कालखंडों से पहले का समय है, तो इसको हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। अब जो दूसरा हमारे पास जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री। पहला वाला था प्री हिस्ट्री कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं हमारा पाषाण काल का समय होगा। दूसरा जो हिस्सा आता है इसको कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। इसको कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये होता है, इसको हम भारत और उत्तराखंड के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन ये जो लिखित साक्ष्य हैं ये इस काल में लिखे नहीं गए हैं। ये पहले कहीं पर बिखरे हुए थे या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक श्रवण परंपरा के तहत वो आगे बढ़ाए जा रहे थे। इस कालखंड में इनका संकलन हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये है कि लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन इनका संकलन यहाँ पर हुआ है, इनकी रचना इस समय नहीं हुई है। या हमारे पास कुछ ऐसे लिखित साक्ष्य हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको हम आद ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में जो ये हमारा प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड है इसमें दो नाम हमें पता होने चाहिए। एक है पुरातात्विक आधार पर कप मार्क्स यहाँ देखने को मिले हैं, और दूसरा हमें यहाँ पर एक संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड। ये मिट्टी के बने बर्तन होते हैं जिसको हम प्रिंटेड ग्रेव वेयर कहते हैं। तो ये संस्कृति भी हमें इसी प्रोटो हिस्ट्री के समय उत्तराखंड में देखने को मिलती है। ये नाम हैं जिनको हमें बस याद कर लेना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। बस एक हमारा स्ट्रक्चर बन जाए कि जब हम कुड़िंद राजवंश या कत्यूरी शासन को पढ़ें तो उसके पहले की कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रहें। तो ये हमारा
प्रोटो हिस्ट्री से जुड़ा पुरातात्विक संदर्भों में ये दो चीज़ें होती हैं जो इस बार अभी सिलेबस में नहीं है हमारे राजस्व उपनिरीक्षक परीक्षा में। तो ये दो हिस्से हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें तो यहाँ पर जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल है उसमें हमें लिखित साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत से संबंधित कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ पुरातात्विक स्रोत से संबंधित चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। एक जो यहाँ पर एक और शब्द आता है जिसको यहीं पर हमें देख लेना है, वो है महापाषाण काल। ये बस नाम हमें याद रखने हैं, महापाषाण काल, क्योंकि ये पाषाण काल था, ये जो है महापाषाण काल है। ये मुख्य रूप से शवाधान तकनीकें होती थी। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो बॉडीज़ थी उनको रख दिया जाता था और उनका उसी तरीके से उनका एक अंत्येष्टि होती थी। तो ये जो है ये महापाषाण काल कहलाता है। दक्षिण भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण काल रहा है। अब ये खैर इतिहास के अंतर्गत हम जब भारत का इतिहास देखेंगे तभी हम इसको देखेंगे। तो ये दो हिस्से रहे हैं। ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये हम समझ सकते हैं कि 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर ये पूरा जो हिस्सा रहा है ये हमारा वैदिक काल तक का पोर्शन कवर कर देता है, यहाँ तक। अब जो हमारे पास जो अगला हिस्सा देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं, जो तीसरा हमारा पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ये ऐतिहासिक काल जो है इसका मतलब है कि हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये हमें समझना है कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मानव अतीत की उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिससे संबंधित साहित्यिक स्रोत हमारे पास हैं, लिखित साक्ष्य हमारे पास हैं और उसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा इतिहास का हिस्सा होता है। इसके 3 हम सेगमेंट देखते हैं और उत्तराखंड के संदर्भ में भी इसको देख सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास, मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास और आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सिलेबस का एक ओवरव्यू हम कह सकते हैं, ओवरव्यू की पहली लेयर है। अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक्स पूरे ओवरव्यू को देखेंगे तब और चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये था कि उत्तराखंड के इतिहास में इतिहास शब्द का मतलब और इतिहास किसको कहते हैं और आदि इतिहास और प्राक इतिहास किसको कहा जाता है उसको हमने यहाँ पर देख लिया। अब जो दूसरी चीज़ हमें देखनी है, अगर हम उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले अभी हमने उत्तराखंड के भूगोल को पढ़ा है। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या जो उत्तराखंड का भूगोल है उसने उत्तराखंड के इतिहास को प्रभावित किया है कि नहीं किया है। तो इसको हम देखेंगे, क्योंकि अपने इस इतिहास से जुड़े वीडियो लेक्चर में हम अभी सीधे टॉपिक पर जाने से पहले कुछ ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें क्लियर माइंड में रहना चाहिए, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो हमारा इतिहास है इस पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा है इसको हमें देखना होगा।
तो इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो एक जो हमारा जो उच्च हिमालयी क्षेत्र रहे हैं, जो हमने उत्तराखंड के भूगोल में देखे हैं, वहाँ पर जो हिमालय रहा है उसने हमेशा एक अवरोध का काम किया है। चाहे जलवायु के हिसाब से हम देख लें तो हिमालय से परे रीजन और हिमालय से इधर वाले रीजन ने एक तो हमें हमारे जो मानसूनी वर्षा हैं उनको रोकने का या उनको कराने का काम किया है, और दूसरी तरफ साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ दर्रे दिखाई देते हैं। इन दर्रों से होकर बहुत पहले समय से व्यापार होते रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर कई आक्रांता जो आक्रमणकारी हैं वो भी आते रहे हैं। तो ये जो हिस्से थे ये तिब्बत के साथ व्यापार के रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं, ये जो दर्रे रहे हैं। जैसे कि हम इसको मान सकते हैं नीति, माणा, और जो लिपुलेख दर्रा है उसकी उपयोगिता को हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से व्यापार और दूसरी जातियों के आगमन से, या इसके साथ साथ उत्तराखंड में जो पवार राजवंश जब पढ़ा जाएगा तो उसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ से कई विजय अभियान उन क्षेत्रों में भेजे गए हैं, तो वो इन्हीं दर्रों से होकर गए हैं। तो ये दर्रे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये हमारा भूगोल का प्रभाव इतिहास पर साफ दिखता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ और गोरखाओं को हटा दिया गया, तो बदले में ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अधीन कर लिया, और सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी ले जानी पड़ी और टिहरी रियासत की स्थापना हुई। तो क्यों अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह को वो चाहते थे कि बदले में हम भले बिजनौर का एक ज़िला दे दें, हिस्सा दे दें, लेकिन हम उनको पूर्वी गढ़वाल या कुमाऊं के जो रीजन हैं वो नहीं देंगे। तो उसका कारण ही यही है कि अगर हम इन दर्रों का सामरिक महत्व देखें तो वो बहुत अधिक था। अगर किसी को तिब्बत पर नियंत्रण करना है उस दृष्टिकोण से, तो तिब्बत पर नियंत्रण करने के लिए इन दर्रों पर नियंत्रण जरूरी था। इसी वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्षेत्रों को टिहरी रियासत या सुदर्शन शाह के अधीन नहीं किया, पवार राजवंश के अधीन नहीं किया। और ये हिस्से जब एक बार अंग्रेज़ों के पास आ गए तो आज़ादी तक ये हिस्से अंग्रेज़ों के पास ही रखे गए। तो ये दूसरा हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझा है कि किस तरीके से उत्तराखंड के भूगोल ने इसके इतिहास की बुनियाद निर्मित करने में मदद करी है। तीसरी चीज़ हमें ये समझ में आती है कि जो उत्तराखंड का दक्षिणी भाग है, देखें ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हैं। बाद में हम बहुत ओरिएंटेड हो के सिर्फ इस परीक्षा के दृष्टिकोण से टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले का जो एक ज़रूरी बेस होता है वो हमें यहाँ समझना है। नहीं तो चीज़ें सिर्फ फैक्ट आधारित हो जाएंगी, रटेंगे भूलेंगे, उनका लिंक नहीं बन पाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि दक्षिणी भाग में अगर हम देखें तो वो हमारा तराई और भाबर का रीजन है, और यहाँ पर हमें बहुत सारे अस्थिरता देखने को मिली है। कई विदेशी आक्रमणों का साक्षी रहा है ये क्षेत्र, और इस वजह से यहाँ पर अस्थिरता रही, ये बना उजड़ा। और दूसरी चीज़ अगर हम जलवायु दृष्टि से देखें तो ये आर्द्र क्षेत्र रहा है, दलदली क्षेत्र रहा है। तो यहाँ मानव
अधिवास ना के बराबर रहा। शुरू में बहुत दिक्कत रही, बीमारियां यहाँ होती थी, मलेरिया का प्रकोप था, लेकिन फिर अब ये हिसाब जो है वो स्थिर हो चुका है, बस चुका है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास को जब हम देखेंगे तो उसमें उत्तराखंड के भूगोल की अपनी महत्ता होगी, जिसको हमने पढ़ रखा है। तो चीज़ों को हम वहाँ से लिंक कर सकते हैं। जैसे बार बार हम उत्तराखंड के इतिहास में कहेंगे पश्चिमी गढ़वाल, पूर्वी गढ़वाल, या पूर्वी कुमाऊँ, या नेपाल से सटे हुए इलाके, या तिब्बत से सटे हुए इलाके, या दक्षिणी उत्तराखंड। तो ये जो नाम है ये हमें पहले से पता होने चाहिए, जो कि हम पता कर भी चुके हैं। तो ये हमने अपने टॉपिक की फ्रेमवर्क में दूसरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लिया। अभी जब मैंने उत्तराखंड के इतिहास के पहले जो प्राक इतिहास, आद्य इतिहास बताया, तो उसमें मैंने कुछ शब्द बोले जैसे कि 10 लाख ईसा पूर्व या 10वीं ईस्वी। तो ये क्या होते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो इतिहास जो कि काल, जो पीरियड्स होते हैं, उनका एक अध्ययन रहता है इसमें। तो इसमें अगर हम विभिन्न कालखंड को देखें, एक टाइम स्केल को देखें, तो ये हमारा एक टाइम स्केल है जिसमें एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, इसको कह सकते हैं ईसा मसीह का जन्म। ये एक रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से जब हम आगे की चीज़ देखेंगे तो उसके लिए अलग एक सफिक्स लगाएंगे टाइम के आगे, और अगर हम इससे पहले का एक समय देखेंगे तो उससे आगे एक दूसरा सफिक्स लगाएंगे। तो वो हम देखते हैं। आज अगर हम बात करें तो अभी हम 2021 में हैं, ये 21वीं सदी है। इसी तरीके से हम कुछ समय 100 साल पहले देखेंगे तो ये 20वीं सदी रही होगी। फिर 100 साल पीछे देखेंगे तो ये 19वीं सदी रही होगी। ऐसे करते करते हमारा ये 10वीं सदी रहा होगा, ये 5वीं सदी रही होगी। फिर इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसा भी समय रहा होगा जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का रहा होगा। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का 100 वर्ष, उससे पहले का 200 वर्ष, ऐसी 10वीं सदी ईसा के जन्म से पहले की, और इसी तरह से हम कह सकते हैं 1500 वर्ष पहले का हो जाएगा। 10वीं सदी का मतलब है 1000 वर्ष। एक सदी में 100 वर्ष होते हैं, तो 10 सदी में 1000 वर्ष। तो ये हैं। तो इसी तरीके से जब हम इस रेफरेंस पॉइंट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, आज के समय के जितना नज़दीक चलेंगे ईसा मसीह के बाद, तो उसके लिए जो शब्द यूज़ में आता है उसको हम कहते हैं अन्नो डोमिनी अंग्रेजी में, या कॉमन एरा अंग्रेजी में कहा जाता है। हिंदी में ईसवी सन कहा जाता है। इसको हम ईसवी सन कहते हैं। जैसे कि 5वीं ईस्वी या 2020 ईस्वी, इस तरह के शब्द हम देखने को हमें मिलते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट से पहले का जो समय है उसके लिए जो हमारे पास चीज़ें उपयोग में आती हैं उसको कहते हैं बिफोर कॉमन एरा या
इसको कहते हैं ईसा पूर्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ईसा पूर्व और ईसवी सन के बीच के अंतर को हम समझ चुके हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इसको और अच्छे तरीके से कंठस्थ करना चाहते हैं, तो अगर कोई हमसे पूछे कि 150 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसवी सन के बीच में कितने वर्ष होंगे, तो इसको अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए हमने यहाँ पर हमारा 12वीं सदी होगी, 1200 ईस्वी का टाइम होगा, तो हम इसको समझ सकते हैं कि 150 वर्ष तो ये हो गए 0 तक आने में, और फिर ये 1200 वर्ष हो गए। तो टोटल हमारे पास वर्ष हो जाएंगे 1200 प्लस 150, ये कुल मिलाकर 1350 वर्ष का अंतर हमें देखने को मिलता है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये है कि 0 समय से रेफरेंस पॉइंट से लेकर 99 ईस्वी तक जो समय रहेगा वो पहली सदी का रहेगा। तो जो फर्स्ट हमारी सेंचुरी है, सदी है, उसमें 0 ईस्वी से लेकर 99 ईस्वी तक का समय हमें जोड़ना है। इसी तरीके से जो हमारी सेकंड सेंचुरी होगी उसमें हम देखेंगे कि 100 ईस्वी से लेकर 199 ईस्वी तक का समय होगा। इसी तरीके से हम करते जाएंगे। तो जब हम 21वीं सदी की बात करेंगे तो यहाँ पर सन 2000 से लेकर 2099 तक का समय शामिल होगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम बात 20वीं सदी की करें तो सन के हिसाब से वो 1900 से लेकर 1999 तक का समय उसमें शामिल होगा। इसी तरीके से अगर हम 100 ईसा वर्ष पूर्व की बात करें तो उसमें हम यहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो ये टाइम स्केल है, बिफोर कॉमन एरा, आफ्टर कॉमन एरा, अन्नो डोमिनी, ईसवी सन या ईसा पूर्व। इन तमाम चीज़ों को हम इतिहास के अंतर्गत समय की दृष्टिकोण से बार बार दोहराते रहेंगे, तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके बाद हम सीधे उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत जो हमें पूरा एक ओवरव्यू चाहिए पूरे सिलेबस का, उसमें से कुछ हिस्से हमारे इस परीक्षा में शामिल होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उनके बारे में बस एक ऊपर से हम चीज़ों को पढ़ लेंगे, और जो टॉपिक्स उसके अंदर होंगे उनको हमें डिटेल में पढ़ना होगा। तो जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन हैं वो आखिर कहाँ फिट होंगी उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा एक तरह का ओवरव्यू है उत्तराखंड के इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से। तो इसको अगर हम देखें तो अभी जो हमने इससे पहले वाले पोर्शन में देखा था, तो कुछ नाम हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और फिर हिस्ट्री के देखे थे। तो उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं और एक पूरा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि कौन से टॉपिक को कहाँ आना है और कैसे हमें उसे पढ़ना है। तो जब भी आप इतिहास पढ़ें तो जो जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उस पर टिक करते जाएं।
तो वो यहाँ से हमारा कवर होगा और उसको हमें समझने में मदद मिलेगी कि आज जो हम उत्तराखंड देख रहे हैं 2021 में, ये आज से कई वर्ष पूर्व, ईसा के जन्म से पहले से भी कई समय पहले कहाँ से इसको हम देखना शुरू करते हैं और आज तक ये चीज़ें कैसे चली आ रही हैं। क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, उत्तराखंड के इतिहास के दृष्टिकोण से। कल से हम अपने टॉपिक्स प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे, तो उससे पहले हम पूरा एक इसकी जो रेंज है हमारे सिलेबस की, वो हम देखते हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू रहेगा। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, जो हमें देखनी है, वो है कि हमारे पास जो उत्तराखंड की हिस्ट्री शुरू होती है जहाँ से, उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री का पोर्शन। तो उत्तराखंड के संदर्भ में हमें प्री हिस्ट्री भी देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं लाखों वर्षों का समय है, जो जैसा कि हमने देखा है। इसमें हमें पाषाण काल देखने को मिलेंगे। तो इस पाषाण काल के समय में 3 हिस्से हम कह सकते हैं। एक हमारे पास पूरा पाषाण काल होगा, एक मध्य पाषाण काल होगा और एक नव पाषाण काल होगा। तो हमने यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो पाषाण काल होंगे उत्तराखंड के संदर्भ में बस नाम देख लें, ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत नहीं शामिल है, इसलिए सिर्फ हमें इनके नाम देखने हैं। जैसे कि जो यहाँ गुफाएं हमें उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं, जैसे कि लाखू उड्यार गुफा, ग्वारखिया गुफा, जो कि अल्मोड़ा और उत्तरकाशी चमोली के रीजन में बहुत सारी गुफाएं हैं। उसमें कई तरह की चित्रकारियाँ हमें उन प्रारंभिक मानवों के द्वारा छोड़ी गई नज़र आती हैं, तो वो हमारे इसी हिस्से के अंतर्गत होंगी। इसके बाद जो दूसरा हमें पॉइंट देखने को मिलेगा इतिहास को समझने का उत्तराखंड के संदर्भ में, तो वो हिस्सा जो होगा उसको हम कहेंगे प्रोटो हिस्ट्री। तो इस प्रोटो हिस्ट्री में इसी तरह से आपको भी बनाना है इसमें। तो प्रोटो हिस्ट्री में जो, ये थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ तो बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा। जो साहित्य की बात की जाए इस समय, तो हमें ब्राह्मण साहित्य प्लस बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ साहित्य देखने को मिलेंगे। ब्राह्मण साहित्य में हमारे पास वेद हैं, हमारे पास पुराण हैं, तो इसमें हमें जानकारी दिखेगी। इसको भी आगे हम जब स्रोत पढ़ेंगे तब देख लेंगे। और बुद्ध वाले काल में जो हमें देखने को मिलता है वो पाली ग्रंथ देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से हमें प्रोटो हिस्ट्री का साहित्य वाला पोर्शन पूरा होगा। दूसरा, अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो 2 नाम हमें पता होने चाहिए, अभी पहले भी हमने देखा था। एक तरह के कप मार्क्स, तो यहाँ हम समझ लें कि कप मार्क्स होते क्या हैं। दरअसल बड़ा से बड़ा पत्थर, जैसे कोई पत्थर है, शिला है ये, तो इसमें एक छोटा सा एक गड्ढा हमें देखने को मिलता है, तो यही कप मार्क्स के रूप में जोड़े जाते हैं, समझे जाते हैं। तो कप मार्क्स के अलावा हमें यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति PGW इसको कहा जाता है, वो देखने को मिलती है। तो PGW क्या है, पूछ सकता है UKSSC, भले सिलेबस में ना मेंशन हो कि PGW संस्कृति किस कालखंड से जुड़ी हुई चीज़ है, तो प्रोटो हिस्ट्री के समय की जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये हम देख रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्लस यहीं पर हमें महापाषाण काल उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने 2 चीज़ें लिखी, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो पोर्शन आएगा वो सीधे मैं लिख देता हूँ। ये समय होगा 324 ईसा पूर्व से 127 ईसा पूर्व के
बीच का, इसको हम कहेंगे मौर्य काल। और यहाँ से हमें चीज़ों को थोड़ा थोड़ा विस्तृत करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मौर्य काल होगा, इससे पहले का जो ये दो हिस्से हैं ये सिलेबस में अच्छी तरह से मेंशन नहीं है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें उस परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम सीधे जो राजवंश वाले पोर्शन हैं उन्हीं से अपना हिस्ट्री का पोर्शन शुरू करेंगे। उससे पहले हम कुछ स्रोत भी देखेंगे, लेकिन ये दो हिस्से हमें नहीं पढ़ने हैं, तो बहुत सारा हमारा यहाँ पर जो हिस्सा है वो हट गया। अब हम देखें कि यहाँ लाखों वर्ष, ये 10 लाख, यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये 10 लाख वर्ष पूर्व का समय था। ये वहाँ से हमने गाड़ी को 324 ईसा पूर्व तक खींच दिया है। तो हम देख सकते हैं कि इतिहास का बहुत बड़ा, जो प्राक इतिहास और आद्य इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा था, वो हमने हटा दिया। अब मौर्य काल आता है। उत्तराखंड में भी हमें मौर्य काल के अधीन कुछ चीज़ें दिखी हैं जिनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो हमारा कलसी अभिलेख देखने को मिलता है देहरादून के रीजन में, वो अशोक के समय का है। तो ये अशोक के समय का अभिलेख है। और परवर्ती काल में अगर हम मौर्य काल के सीमा विस्तार को देखें तो उसकी जो सीमावर्ती राज्य रहे हैं वहाँ पर हमें एक शासन दिखता है कुड़िंद राजाओं का, एक शासन हमें देखने को मिलता है। तो ये उत्तराखंड के संदर्भ में समझने वाली बात है कि मौर्य काल, मौर्योत्तर काल के दौरान उत्तराखंड में एक जो बड़ा शासन देखने को मिला था वो कुड़िंद शासन था, जो उत्तराखंड का पहला प्राचीन राजवंश हम यहाँ कह सकते हैं। अब हमारा इतिहास का पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से, और आगे हमें जो हिस्सा दिखेगा वो दिखेगा, इसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। ये 200 BCE से 200 AD या इसको 300 AD कह सकते हैं। इस समय का उत्तराखंड कैसा था उसको हमें देखना होगा। ये मौर्य वंश के बाद की चीज़ें हैं। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें उत्तराखंड की भूमि पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती हैं वो हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश में कनिष्क का शासन देखने को मिलता है। कनिष्क इन कुड़िंद राजाओं की जो दक्षिण सीमा थी, तराई भंवर का क्षेत्र था, उस पर नियंत्रण कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें शकों का नियंत्रण भी देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। इसके अलावा हमें इसी उत्तराखंड में जो हिंद यवन शासक थे, उनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो सिक्के भी हमें देखने को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। इसके साथ साथ जो यौधेय शासक रहे हैं उनके सिक्के भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये हमने मौर्योत्तर काल को भी यहाँ पर समझ लिया है उत्तराखंड के संदर्भ में। तो ये एक टेबल चल रही है, ये एक पिक्चर की तरह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं कि कब क्या क्या हुआ है। अब इसमें से जो चीज़ें उत्तराखंड के सिलेबस में दी होंगी तो वो हम पढ़ेंगे, जो नहीं दी होंगी उनको उसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। तो ये मौर्योत्तर काल हो जाएगा। यहाँ से चीज़ें और आगे बढ़ेंगी और फिर हमारा टाइम आएगा 300 AD टू 500 AD के बीच का, या इसको हम 600 AD मान सकते हैं, वहाँ तक का। इसमें जो रहता है भारत में उस समय जो वंश देखने को मिला है उसको हम कहते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में हमें जो समुद्रगुप्त के समय की एक प्रयाग प्रशस्ति है, एक अभिलेख है, इस प्रयाग प्रशस्ति में जो
इस गुप्त राजवंश की उत्तरी सीमा पर एक राज्य है कर्तपुर राज्य। ये इन्हीं कुलिंदों की एक परवर्ती शाखा थी, उसका राजवंश था। तो कर्तपुर वंश जो है या राज्य जो है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है, ये जो राज्यवंश था, ये जो राज्य था वो आज के उत्तराखंड की भूमि पर ही अवस्थित था। तो यहाँ पर हमने इसको देख सकते हैं, ये भारत के भूगोल के अंतर्गत उत्तराखंड की भूमि पर कर्तपुर राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये हमने देखा। इसके बाद चीज़ें हमारी आगे थोड़ी बढ़ेंगी और फिर बात आएगी यहाँ से एक नया हिस्सा शुरू होगा जिसको हम कहेंगे हर्ष का शासन। इस शासन में, क्योंकि ये अधिकतर हमारा जो टाइम होगा ये 600 to 700 के आसपास का समय होगा। यहाँ पर उत्तराखंड में एक नागरिक होगा ह्वेनसांग, उसका आगमन होगा। वो उत्तराखंड के 3 उस समय राज्य होते थे, क्योंकि ये जब भी भारत में केंद्रीय शासन टूटता है, कई क्षेत्रीय शक्तियाँ अपना सीमा विस्तार करने लगती हैं, तो वैसा ही बहुराजकता का एक समय सबसे पहले उत्तराखंड में हर्ष के शासन के समाप्ति पर ही देखा गया था, या उसके शासन काल के दौरान ही। तो वो ह्वेनसांग जब आया तो उसने 3 हमारे पास राज्य हैं, ब्रह्मपुर, दूसरा गोविशाण जिसको आज का काशीपुर कहते हैं, और तीसरा जो है जिसको हम कह सकते हैं शत्रुघ्न राज्य। इन 3 राज्यों का उसने भ्रमण किया था। इन 3 राज्यों पर वो वहाँ पर वो गया था। तो ये 3 राज्यों के बारे में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, उनको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। ये एक तरीके से 7वीं सदी 8वीं सदी तक की बात हमने देख ली। अब जो अगली बात हमें देखने को मिलती हैं, थोड़ा इसका जो फॉन्ट है वो छोटे में लिखा जा रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही बोर्ड पर ये सारा आपको ओवरव्यू दिख जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगली चीज़ हमारी आएगी, एक उत्तराखंड के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण राज्यवंश है, इसको मैं लिखना चाहूँगा, कार्तिकेयपुर राजवंश। ये कार्तिकेयपुर राजवंश जो था उत्तराखंड की भूमि पर दिखता है, स्थानीय राजवंश है। यहाँ पर हमें 700 AD से लेकर 1040 AD के बीच में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश देखने को मिलता है। एटकिंसन ने जब गजेटियर प्रकाशित करवाया हिमालयन डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ, तो उसने इसी कार्तिकेयपुर राजवंश की तुलना कत्यूरी राजवंश से कर दी थी। जबकि अब जो हैं कई इतिहासकार जैसे यशवंत सिंह कटौच हों या अजय सिंह रावत हों, उन्होंने अब इन पर प्रश्न उठाने शुरू करे हैं। इसके संबंध में कई साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि ये जो कार्तिकेयपुर राजवंश था ये कत्यूरी राजवंश से भिन्न था। कत्यूरी राजवंश कब आएगा वो हम देखेंगे। तो ये हमने 1040 तक का समय देख लिया। इसी समय 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक तो उत्तराखंड में शंकराचार्य और उनसे जुड़े जो कार्य थे, जो हमारे 4 धाम थे, उनकी स्थापना की चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा 888 ईस्वी में हमें गढ़वाल के रीजन में पवार वंश की स्थापना दिखती है। किसके द्वारा? कनकपाल के द्वारा। तो ये हमने यहाँ पर चीज़ें देखी हैं। तो हमारा जो ये फ्लो चार्ट है ये यहाँ से शुरू हुआ और ये बढ़ रहा है, और हमने 10वीं सदी तक की चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम आगे देखेंगे कि उत्तराखंड में अब क्या होता है। तो अब जो उत्तराखंड में 1000 ईस्वी से लेकर
1399 के आसपास का समय है, या इसको हम और यही समझ सकते हैं 300 सालों का जो समय है, ईस्वी तक का जो समय है, ये एक तरीके से बहुराजकता का काल रहा है। अब क्यों रहा है, तो उसमें कारण ये है कि उत्तराखंड के पश्चिम में जो चक्राता के पास का रीजन है, वहाँ पर एक वंश है बहुबाण वंश, वो देखने को मिलता है। ये ऐसे छोटे छोटे राजवंश हैं, सिलेबस में नहीं है, बस नाम हमें पता होने चाहिए केवल नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो बहुबाण वंश देखने को मिलता है। दूसरा जो सिरमौर का इलाका है यमुना वैली के आसपास का, वहाँ पर हमें देवपाल द्वारा, जो सिरमौर का शासक था, उसके द्वारा उत्तराखंड के कुछ भूमि पर कब्जे देखने को मिलते हैं। तो ये दो हमने देखा। इसके अलावा हमें चांदपुरगढ़ पर जो पहले ही पवार वंश की स्थापना हो चुकी है वो भी देखने को मिलेगा। गढ़वाल में कई सारे गढ़ बनते हैं, उनमें से एक चांदपुर गढ़ भी होता है। तो ये हम देख रहे हैं। तो ये जो 3 हमने राजवंश देखे, ये तो गढ़वाल वाले हिस्से में छुटपुट राजवंश रहे थे। अब इसके अलावा अगर मैं कुमाऊं की बात करूं, तो इस समय कुमाऊं में भी कई सारे छोटे राजवंश देखने को मिले हैं। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण राजवंश जो होगा वो कत्यूर राजवंश होगा, जो कि कत्यूर घाटी में पनपता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा राजवंश जो होगा वो होगा चंपावत के रीजन में, कुमाऊं में जो महत्वपूर्ण है चंद्र राजवंश, वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा काली कुमाऊं के रीजन में, काली कुमाऊं के रीजन में हमें खस राजाओं का शासन देखने को मिलेगा। तो ये हम देख सकते हैं कि 1000 ईस्वी से 1399, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 10वीं सदी के बाद अगले 300-400 वर्ष रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहुराजकता वाले रहे हैं। इसी समय में उत्तराखंड में बहुत मुस्लिम आक्रमण हुए। इसके अलावा नेपाल के हिस्से से कुछ आक्रमण हुए। अशोक चल का आक्रमण इसमें देखने को मिलेगा 1191 के आसपास। तैमूर लंग का आक्रमण देखने को मिलेगा। गौरी के आक्रमण देखने को मिलेंगे। तो इसके दक्षिणी हिस्से में जो मंदिर थे वो विध्वंस किए जाएंगे, मारकाट होगी। तो इस वजह से, क्योंकि केंद्र में भारत में एक बड़ी शक्ति नहीं थी, बाहरी हिस्सों से आक्रमण शुरू हो चुके थे, तो उसकी वजह से इस समय में उत्तराखंड में इस तरह के हमें जो हैं वो राजवंश देखने को मिलेंगे। चक्राता का बहुबाण वंश, इसके अलावा सिरमौर के शासक देवपाल का भी कुछ हिस्सा उत्तराखंड की भूमि पर आ जाएगा। चांदपुरगढ़ में पवार वंश हमने पहले ही देख रखे हैं। इसके साथ साथ कुमाऊं की बात की जाएगी तो कत्यूर राजवंश इसी समय पर हमें देखने को मिलता है, और हमारे सिलेबस में मेंशन राजवंश है तो इसको हमें देखना होगा। चंपावत का चंद्र राजवंश है, ये भी हमारे पास मेंशन है, और फिर ये खश राजा हैं। तो ये शुरुआती नाम यहाँ पर हैं। 1000 से 1399 ईस्वी के बीच में जो चंद्र थे वो एक तरीके से उतने स्वतंत्र नहीं थे। जो चांदपुरगढ़ का पवार वंश था वो भी बहुत विशाल नहीं था। परवर्ती काल में यही 2 राजवंश, पवार वंश, चंद्र वंश, उत्तराखंड के इतिहास के महत्वपूर्ण राजवंश बनेंगे, और उसकी शुरुआत होगी, अगर इसी समय को हम आगे ले चलें तो जो 15वीं सदी होगी वहाँ पर चीज़ें बदलेंगी। गढ़वाल के हिस्से में क्या होगा, एक शासक आएगा, और एक कुमाऊं के रीजन में क्या होगा, इसको हमें यहीं पर देखना है। तो गढ़वाल के हिस्से में क्या होगा कि एक शासक आएगा यहाँ पर, अजयपाल, वो गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतेगा। गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतेगा
और पवार वंश को सुदृढ़ करेगा। यहाँ पर इसी तरीके से कुमाऊं में जो राजधानी थी चंद्रवंशों की, जो चंद्रवंश की राजधानी थी, वो राजधानी ट्रांसफ़र होगी अल्मोड़ा में। एक शासक है बालो कल्याण चंद्र, उसके द्वारा। तो ये दो चीज़ें 15वीं सदी में हमें दिखेंगी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको हम यहाँ समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत एक सिस्टम से हमने चीज़ों को समझना शुरू करा है। 15वीं सदी तक की कहानी होगी। अब यहाँ से अगर हम आगे की तरफ देखेंगे तो उत्तराखंड में हमें दो महत्वपूर्ण समय दिखेंगे। एक है 1790 और प्लस दूसरा है 1803, जहाँ पर हमें गढ़वाल में और कुमाऊं में, ये हिस्सा है कुमाऊं का और ये सन है गढ़वाल का, जहाँ पर हमें गोरखों का शासन उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो 15वीं सदी में अजयपाल, चंद्रवंश, ये सारी चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तब 17वीं सदी के आसपास नेपाल में एक राजवंश जो था गोरखों का, वो सुदृढ़ होना शुरू करता है। वो पश्चिम की तरफ प्रसार करता है और पहले कुमाऊं को जीतता है 1790 में, और 1803 में वो हमारे गढ़वाल को जीतता है, और पूरे के पूरे उत्तराखंड में ये गोरखों का एक शासन स्थापित हो जाता है। क्रूर शासन होता है, बहुत मारकाट मस्ती है, और इसी वजह से हम देखेंगे ये जो शासन है इसके खिलाफ, अब यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं, प्रद्युम्न शाह है, सुदर्शन शाह है, वो सब जब हम पढ़ेंगे पवार वंश तब हमें पता होगा। अब इसके आगे हम देखेंगे 1790 से 1803 का जो कालखंड था, ये गोरखों का शासन रहा है, और एक तरीके से ये जो शासन था ये आगे बढ़ता है। और यहीं पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक समय आता है 1816 की एक संधि होती है, सगोली की संधि, और इस संधि के माध्यम से ही गोरखे उत्तराखंड से भगा दिए जाते हैं, और उत्तराखंड में जो शासन आता है वो आता है अंग्रेजों का। तो उत्तराखंड में अब अंग्रेजों का शासन यहाँ से शुरू होगा। इसके साथ साथ यहीं पर हम समझ लेंगे कि एक बहुत दो हिस्से उत्तराखंड में बनेंगे। 1816 के बाद दो भाग बनेगा उत्तराखंड का। एक होगा ब्रिटिश उत्तराखंड, ब्रिटिश नियंत्रण वाला क्षेत्र, ब्रिटिश भाग, और दूसरा होगा, क्योंकि जब उत्तराखंड में गोरखों का शासन होता है तो यहाँ के जो राजा थे सुदर्शन शाह, जो प्रद्युम्न शाह के बेटे थे, और प्रद्युम्न शाह खड़बुड़ा के युद्ध में पराजित हो गए और उनके जो बेटे थे उनको भागना पड़ा। तो वो अंग्रेज़ों के पास गए और उन्होंने गोरखों को भगाने के लिए अंग्रेज़ों से मदद मांगी। अंग्रेज़ों ने उसके बदले में इनके राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया और इनको अपनी राजधानी टिहरी से श्रीनगर से टिहरी ले जानी पड़ी। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान दो हिस्से दिखेंगे, एक ब्रिटिश भाग दिखेगा और दूसरा टिहरी रियासत दिखेगी। ये दो हिस्से हमारे पास 1947 तक रहेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं 1947 तक रहेंगे। तो ये ब्रिटिश भाग भी हमारा स्वतंत्र हो जाएगा और फिर आगे चलकर 1947 में स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो ये हिस्सा हमारा स्वतंत्र हो जाएगा। उसके बाद टिहरी रियासत जो है वो 1949 में संयुक्त प्रांत, एक जो हमारा आज का उत्तर प्रदेश है, उसका 50वां राज्य बना
दिया जाएगा। तो ये हमने कहानी 1949 तक की देख ली। इसके बाद उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक ज़िले के रूप में अवस्थित हो जाएंगे। अब वहाँ से जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो सन 2000 तक राज्य आंदोलन के रूप में बढ़ेंगी और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बनेगा। जब ये ब्रिटिश काल रहा था तो इसी समय कई तरह के जो हमारे पास यहाँ हम देख सकते हैं कुछ प्रथाएं थीं, जैसे कि कुली बेकार, कुली उतार, ये प्रथाएं बंद करवाई गई। तो इसको भी हम देखेंगे। तो ये राज्य आंदोलन तक की हमने बात देख लेंगे सन 2000 तक का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस पूरे बोर्ड पर हमने अपने इतिहास के अंतर्गत जो भी चीज़ें पढ़नी हैं उसको कवर किया है। तो एक चीज़ मैं यहाँ समझा दूँ कि ये हमारा प्री हिस्ट्री का पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री का भी सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी जितनी चीज़ें हैं उनमें से जो हमारे सिलेबस में टू द पॉइंट मेंशन है उसमें हम एक कत्यूर राजवंश, चंद्रपुर राजवंश, चंद्र राजवंश और गढ़वाल का परमार राजवंश, गोरखों का शासन, ब्रिटिश, ये सारे पोर्शंस हमें देखने हैं। तो इनको हम इसी तरीके से पॉइंट वाइज फॉर्म में देखेंगे। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो उत्तराखंड के स्रोत से संबंधित होगा। फिर हम कुनिंद शासन देखेंगे और फिर इन सारी चीज़ों के बारे में हमें हल्का फुल्का याद करना है, उनको हम थोड़ा बहुत देखते चलेंगे और फिर सीधे हम कार्तिकेयपुर राजवंश और कर्तपुर राजवंश को, कत्यूरी राजवंश को वो हम देख लेंगे और वो हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। ज़्यादा हमारा फोकस होगा चंद्र राजवंश, पवार राजवंश को पढ़ने का और जो आधुनिक इतिहास के हिस्से हैं, जो ये संगोली की संधि के बाद उत्तराखंड में जो चीज़ें हुई हैं उसको समझने की हमें ज़रूरत होगी, उसको भी हम देख लेंगे। तो ये हमने एक खाका पूरा खींच लिया है अपने सिलेबस का। यहाँ पर जो आधुनिक भारत वाला आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको हमें ज़्यादा मेजर तरीके से पढ़ना है, तो ये हम समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित इंट्रोडक्टरी वीडियो रहा है ये, तो इसमें जो चीज़ें मेंशन हैं इनको मैं अब अगले वीडियो से पढ़ाते रहूँगा। पहले हम उत्तराखंड के स्रोत को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।